जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको इतिहास के बारे में बताएंगे। जो क्लास 6 की एनसीईआरटी शुरू किए हैं, 7 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आज 8वां चैप्टर है। ये 8वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर में दिया है अशोक के बारे में बताया गया है। अशोक अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक एक अनोखा सम्राट था जिसने युद्ध का त्याग दिया था। आइए हम समझते हैं युद्ध के बारे में। इनके एक बहुत बड़ा राज्य और साम्राज्य, एक राज्य और एक साम्राज्य के बारे में समझते हैं। इसके समझने से पहले कुछ जानकारियां हम आपको दे देते हैं। अशोक का साम्राज्य कितना था और कहाँ से मिला था, इसके बारे में समझाते हैं। अशोक जो है, इनकी जितनी राज्य मिला, जितना विरासत मिली, ये अपने दादा की बदौलत मिली थी। जो दादा थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। जो ये देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य देखते हैं। चंद्रगुप्त हो गए और बिंबिसार, बिंदुसार, बिंदुसार और अशोक। अशोक थे। यह अशोक और चंद्रगुप्त इनके दादा थे, बिंदुसार इनके पिता थे, अशोक स्वयं थे। मतलब कि यह इनकी विरासत से मिली थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, अपनी विरासत मतलब बनाने के लिए वह एक चंद्रगुप्त मतलब ने कौन थे, वो थे चाणक्य। चाणक्य की सहायता से यह अपना साम्राज्य बनाए थे। जो चाणक्य थे वह एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। उनकी सहायता से ये इतना बड़ा साम्राज्य बनाए थे, जो आगे चलकर ये कई सालों तक चलता रहा। तो आइए समझते हैं इस अशोक का शासनकाल। अशोक के शासनकाल के बारे में समझते हैं। अशोक का शासनकाल लगभग 268 ईसा पूर्व से 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चलता रहा। 280 ईसा पूर्व तक, मतलब 232 ईसा पूर्व तक चलता रहा। हम इस ये जो हम देखते हैं, हम जो पैसों और शेरों को चित्र देखते हैं, मतलब जो दिया होता है, वह हमें अब इनके अभिलेख से सारनाथ से मिलता है। इनके अभिलेख से सारनाथ से मिलता है। सारनाथ जो है वह वाराणसी में है। जो यह शेर जो है वह पैसों पर तो है ही रहता है। उसके बाद ये हमें प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है इनके। और सामान्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन जैसे नगर थे। मतलब ये बहुत बड़ा साम्राज्य था। जब यह जैसे एक शासक होता था, इसको चलाने के लिए जगह जगह मतलब राजाओं को नियुक्त किया जाता था, और कहीं कहीं छोटे छोटे राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था। राजकुमार मतलब इनके बच्चे हो गए या सगे संबंधित हो गए, इनके बारे में बताया गया है। ये साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन जैसे नगर थे। ये जब तक्षशिला जो था उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम मध्य एशिया के रास्ते में पड़ता था। यह तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम एशिया के रास्ते में पड़ता था। और जो यह एक मतलब रास्ते में पड़ता। उज्जैन जो होता था, यह उज्जैन उत्तर से दक्षिण वाले रास्ते में पड़ता था।
यह इनका यह मतलब इन राजाओं का यह एक सोच होती थी, जो भी मतलब नियंत्रण करना होता था। ज़्यादातर ये नदियों और रास्तों के प्रति ज़्यादा आकर्षण होते थे। क्यों आकर्षण होते हैं? क्योंकि वहाँ से कुछ व्यापारी लोग रहा करते थे, कुछ पशुपालक रहा करते थे, कुछ भी चीज़ आयात निर्यात होता रहता था, तो उनको वो कर को इकट्ठा करने के लिए वह अपनी योजनाएं बनाते थे। तो वो करते थे। मध्य भारत का हिस्सा बहुत जंगल था। मध्य भारत का हिस्सा जो था वो बहुत जंगल था, जिसमें से कुछ जानवरों को लोग चरा कर खिलाकर उसको सब कुछ मतलब उससे व्यापार करते थे, कृषि के काम करते थे, मतलब वह जंगली एरिया था। तो आइए हम देखते हैं आगे वाले में। ये है अब दूसरा नंबर आते हैं, राज्य और साम्राज्य से कैसे भिन्न है। राज्य और साम्राज्य से कैसे भिन्न है, इसके बारे में हम समझते हैं। राज्य क्या है और साम्राज्य क्या है। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, साम्राज्य जो होते हैं राज्यों से बड़े होते हैं। इनमें अधिक रक्षक के तौर पर कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, जिसमें से अनेक अनेक प्रकार की इनकी आवश्यकताएं हो सकती हैं, क्योंकि संसाधनों की अधिक ज़रूरत होती है इनको। जिसमें से कर कलेक्शन करने के लिए ये लोग अपना अधिकारी नियुक्त करते हैं, सेना करते हैं, उसके रख रखाव के लिए सभी रहते हैं। तो इनका एक प्रकार से शासन बहुत बड़ा होता था साम्राज्य का। राज्य का एक सीमित होता था, कह सकते हैं हम। जैसे कि हम समझा सकते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, राज्य जो होता है वह मुख्यमंत्री की पद पे के हिसाब से होता था, और साम्राज्य जो होता था वह प्रधानमंत्री, क्योंकि साम्राज्य के अंदर ही राज्य आते थे। अब ये समझ में आ गया आपको। अब ये तीसरा चैप्टर आते हैं, साम्राज्य का प्रशासन। अब इसके बारे में समझते हैं, साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था, क्या था, इसके बारे में समझते हैं। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर साम्राज्य का सीधा नियंत्रण होता था। इसके आसपास पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सीधा राजा का मतलब सम्राट का डायरेक्ट मतलब वो होता था, शासन चलाते थे। यह इसलिए चलाते थे क्योंकि ये बहुत बड़ा था। तो मतलब जिसके आसपास आते था ये इतने राज्यों को चलाते थे, अपना देखभाल करते। उसको देखभाल करने के लिए और उसमें राजाओं को या राजाओं की बात ना सुनने के लिए उनमें अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। जो अगर बात ना सुने उनमें एक कर्मचारी को नियुक्त किया गया था, जो संदेशवाहक थे, जो घूम घूम के गुप्तचर का काम करते थे। एक जगह घूमते थे, दूसरे जगह घूमते थे, वह देख कर वह मतलब कर्मचारियों की देख कर उनको अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं वो राजा को खबर करते थे, वो थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे। मौर्य साम्राज्य जो था इतना बड़ा विशाल था कि बहुत बड़ा था। तो वहाँ एक छोटे छोटे प्रांतों को नियुक्त करने के मतलब उसमें एक छोटे छोटे राजाओं को मतलब कह सकते हैं राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था उसको देखभाल करने के लिए। जैसे कि कह सकते हैं हम कि राजकुमार के मतलब राजाओं के बच्चे हो गए, सभी संबंधित हो गए, उनको नियुक्त किया जाए, राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया जाता था या गवर्नर कह सकते हैं हम उसको। तो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे। तक्षशिला, उज्जैन जैसे प्रांतों में राजकुमार को गवर्नर बनाकर भेजा गया। सड़क और नदियों के बारे में बता दिए। सड़क और नदियों पे ये अधिक अपना मतलब नियंत्रण रखते थे, क्योंकि वह पैसे उससे आते थे। वो राजाओं जो व्यापारी थे, शिल्पकार, पशुपालक जो रहते थे वो कर के रूप में इनको देते थे।
अब कह सकते हैं अर्थशास्त्र में यह दिया गया है जो उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम जो है कंबल के लिए प्रसिद्ध था। कंबल के लिए जाना जाता था। और दक्षिण भारत सोना सोना के सोने और कीमती पत्थर। उत्तर पश्चिम कंबल के लिए जाना जाता था। दक्षिण भारत सोना और कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था। उस राज्य में ये दो जगह से ये चीज़ें उपलब्ध करते थे। आइए हम समझते हैं चौथा के बारे में समझाते हैं। राजधानी में सम्राट की शोभा यात्रा। राजधानी में सम्राट की शोभा यात्रा के बारे में समझाते हैं। इसमें एक लेखक हैं जो उनका नाम है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, जो इनका मतलब सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के तौर पे आए थे। तो हम देखते हैं मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के सेल्यूकस निकेटर्स का राजदूत था। मतलब इनका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। मेगास्थनीज जो देखा एक चित्रित किया, अपनी मतलब लिखित को व्यक्त किया, इसके बारे में हम समझाते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इनके शासनकाल में आए थे जो मेगास्थनीज थे। मतलब मेगास्थनीज जो थे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता रहा है। जब राजा की शोभा यात्रा निकाली जाती है तो वह सोने की एक पालकी में निकाला जाता था। इनका कहने का मतलब कि जब राजा की एक पालकी, मतलब उनकी रास्ते से जब निकलते थे तो वह सोने की एक पालकी मतलब होता था बैठा के ले जाने के लिए, या रहा होगा, तो वो सोने की मतलब पालकी पे बैठा कर लेके जाया जाता था। उसके बाद अलग अलग इनके सैनिक होते थे जो हाथियों पर और कह सकते हैं हम कि हाथी घोड़े ये सब जगह मतलब इनके सुरक्षा में तैनात होते थे। और यह कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने मतलब कि पेड़ को लेकर चलते थे। इनका कहना था कि कुछ लोगों ने पेड़ लेके चलते थे, जिसमें प्रशिक्षित तोते होते हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए वो तोते को रहते थे। वह एक राजा की सुरक्षा के लिए उनको रखा गया था। और वह एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए कमरे में मतलब 1 दिन से 2 दिन ज़्यादा नहीं रहते थे। वह एक जगह से दूसरे घर में मतलब ट्रांसफ़र होते थे, क्योंकि वह उन्हें डर रहता था कहीं हमको कोई हमारी हत्या न कर दे। तो इसीलिए कह सकते हैं कि इनको इतना डर रहता था। जो खाना जो खाते थे वह एक खास किस्म का नौकर रखते थे। नौकर रहता था, वह खाना को सबसे पहले चखता था, उसके बाद ही इनको खाने के लिए दिया जाता था। वह इनका डर रहता था कहीं हमारी कोई हत्या ना कर ले। तो इनमें ज़्यादातर कुछ महिलाएं भी इनकी सुरक्षा के लिए तैनात होती थी। तो इनका कहने का मतलब ये था मेगास्थनीज का। अब हम आते हैं पांचवें पे आते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। कलिंग का युद्ध करता हुआ अशोक का अभिलेख। अशोक जो था वह अभिलेख हम कह रहे हैं, तो अभिलेख का मतलब आप समझेंगे, अभिलेख वह होता है जो पत्थरों पर लिखा होता है।
वह अपनी भावनाओं को वह पत्थरों पर लिखवा कर, भावनाओं को या अपने विचारों को वह लिखवा कर पत्थरों पर सभी जगह लगवाए थे, जिससे यह मालूम होता था कि लोग धर्म के प्रति वो आकर्षण हो। इनका धर्म जो था, धर्म को कह सकते हैं, इसमें धम्म कहा गया है। धम्म जो होता है वह प्राकृत भाषा का है धम्म, और जो संस्कृत का धर्म जो होता है वह संस्कृत का होता है। हम लोग धर्म जानते हैं, धम्म वही होता है, वह प्राकृत भाषा के, जो प्राकृत भाषा वो होती है जो लोगों की बोलचाल की भाषा होती थी, क्योंकि यह बुद्ध से कहीं न कहीं ये प्रेरित थे, महात्मा बुद्ध से बहुत प्रेरित थे। अब कलिंग युद्ध के बारे में बताते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, राजा बनने के 8 साल बाद, राजा बनने की 8 साल बाद इन्होंने युद्ध किया। जो कलिंग है यह पड़ता है उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा है। जो 8 साल बाद युद्ध किए तो उसमें लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। 1 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तब इसको इतना देखकर वह अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ। वह मतलब कि कहने लगे कि वह मतलब उनका हृदय परिवर्तित हुआ, तो युद्ध में जो मरे थे, जो लोग क्षतिग्रस्त थे, उनके बारे में ये सोच कर कहते हैं कि युद्ध ऐसा विनाशकारी वो है कि लोगों को एक माँ को एक पुत्र से जुदा करता है, एक मालिक को एक नौकर से जुदा करता है। तो कह सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम मतलब एक इनका हृदय परिवर्तित हो गया। हृदय परिवर्तित होने का यही मतलब होता है कि दूसरे की पीड़ा को समझ रहे थे, तब वह युद्ध को त्याग दिए। कहते हैं कि तब से वो युद्ध को त्याग कर वह धम्म के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। सोचे कि धर्म के हम बताएंगे, धम्म को बता कर हम सबको धम्म बलपूर्वक जीतने से अच्छा है कि धम्म से अपनी भावनाओं को या दूसरों को जीता जा सके। वह अपने अभिलेख में भी कहते भी हैं कि हम जो युद्ध किए हैं हमारे बच्चे ना करें, हमारे बच्चे कभी ना करें, मगर ऐसा नहीं हो सका। इनके बच्चे भी करते रहें और सब करते रहें। तो इनका अभिलेख, इनका अपना विचार व्यक्त किए थे युद्ध में। ये जो इनकी मतलब ये आत्मज्ञान हुआ एक बैग कि यार किसी की हत्या करना भी गलत है, ये सब इनके बारे में था अशोक। तो हम समझते हैं इस राजा बनने के 8 साल बाद ही युद्ध किए थे, कलिंग युद्ध। अब हम समझते हैं अशोक का धम्म क्या था। अब अशोक का धम्म क्या था, अब हम समझते हैं इनके बारे में। अशोक के धम्म में किसी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती थी। अशोक का धम्म में किसी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती थी। स्वयं अच्छा कर्म करो, इनका कहने का मतलब है कोई भी बड़े बड़े अनुष्ठानों में बच्चा पैदा हुआ, शादी हुई, विवाह हुआ, हर एक चीज़ अनुष्ठान करते हैं। जैसे कोई चीज़ रहता है उसमें अनुष्ठान मतलब ये होता है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इससे करने से बेहतर है कि आप यह काम कीजिए, किसी को बुरा मत कहिए, किसी नौकर को सताइए मत, किसी को परेशान मत कीजिए, आप अच्छा कार्य करिए, आप समाज के प्रति अच्छा कार्य करिए। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि मतलब ये अनुष्ठान जगह जगह करने से बेहतर है कि आप अच्छा एक इंसान बनिए। इंसान का मतलब यही होता है कि एक दूसरे की पीड़ा समझिए, दर्द समझिए, ये सब पूरा इनका कहने का मतलब था। आइए हम समझते हैं। उनका मानना था कि जैसे एक पिता अपने बच्चों के अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, उसी उनका कर्तव्य भी है। मतलब वो कहते हैं जैसे एक पिता अपने बच्चों के प्रति अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, उसको मतलब कि अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, उसका भी एक कर्तव्य है। मतलब उनका भी एक कर्तव्य है कि अपने प्रजा के प्रति अच्छे व्यवहार दें और शिक्षाएं दें और धर्म के प्रति जोड़ें, लोग एक दूसरे की दया करें। तब ये
करें, तब इनको कुछ समय बाद कुछ लोगों को मतलब समाज में, इनके साम्राज्य में जो लोग रहते थे, अनेक धर्मों को पालन करने वाले रहते थे, अनेक धर्मों को पालन करने वाले रहते थे, जो आपस में लड़ा करते थे, आपस में लड़ा करते थे, किसी की बलि दे रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, घर बगली पड़ोसी वाले लड़ रहे हैं, मतलब एक दूसरे से। तब तब इनको ज्ञान हुआ कि यार अब कैसे क्या करें अपने समाज में, अपने राज्य में। तब इन्होंने एक धम्म महामंत महामत नामक एक अधिकारी को नियुक्त किए। धम्म महामत नामक एक अधिकारी को नियुक्त किए, जो यह गांव-गांव, घर जा जाकर ये सबको बताता था, कि धर्म के बारे में समझाता था। मतलब जो पढ़े लिखे नहीं भी होते थे उनको भी समझाया जाता था। जैसे कि मान लीजिए गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, लिखा है तो नहीं समझ में आ रहा है, तो लोग बैठकर उसको समझाते थे। जो धम्म महामत अधिकारी होते थे वह जगह जगह जाकर, जैसे एक चौराहा है या कोई बैठा है तो उसको बताते, धर्म के बारे में बताते थे, आप इसमें कीजिए अच्छा रहेंगे। तो पूरा ऑल ओवर पूरा सब कुछ बताते थे। और जैसे इनके प्रचार के लिए लोगों को, धर्म के प्रचार के लिए लोगों को वह भेजे हैं, कहाँ कहाँ भेजे हैं हम समझाते हैं। सीरिया भेजे हैं, ग्रीस भेजे हैं, मिस्र भेजे हैं, श्रीलंका भेजे हैं। सीरिया, ग्रीस, मिस्र और श्रीलंका में अपने प्रचारक को धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे। अब ये हो गया। अब कुछ हम समझते हैं अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अशोक के संदेश अपने प्रजा के लिए अशोक के संदेश ने दिया गया है। अपने लिए किसी भी अनुष्ठान का करते हैं सबसे बेकार है। मतलब कोई भी अनुष्ठान हम बता दिए हैं, कोई भी अनुष्ठान अगर आप कोई भी शुभ अवसर पर कोई कार्य कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ या सब कुछ कर रहे हैं, उससे बेहतर है आप किसी की शिक्षा दीजिए, आप किसी को मतलब परेशान मत कीजिए, अपने नौकर या अपने दूसरे के प्रति दयावान होजिए। इनका कहने का मतलब यही था। और अपने धर्म को मतलब ऊंचा दिखाने से अच्छा है कि आप स्वयं सबकी धर्मों को बराबर समझें। जैसे कोई व्यक्ति रहता है अपने धर्म को ऊंचा बताता है और क्या बोलते हैं, और धर्म को नीचा बताता है। धर्म सब बराबर होते हैं, सब में उतनी ही शिक्षा दी जाती है। किसी में ये गलत नहीं सिखाया होता है कि आप गलत कीजिए, क्योंकि धर्म ऐसे नहीं बनता है, बहुत बहुत उथा से बनता है। मतलब बहुत ज्ञानी लोग बनाते हैं, कैसे क्या है ये सब पूरा लिखते थे, क्योंकि गलत किसी का नहीं होता, मगर लोग इसको प्रस्तुत करने वाले लोग कुछ गलत होते हैं। इसीलिए कहा गया है अशोक अपने प्रजाओं के लिए अपने संदेशों में लिखा है कि अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करना अपने धर्म को नीचा दिखाने के बराबर होता है, क्योंकि कभी किसी के धर्म के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इनके 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 मतलब कि अशोक संदेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बोले हैं, कहे हैं कि आज भी उनके अभिलेख हमें अपने शब्दों में यह बातें कह रहे हैं कि किसी की बुराई मत कीजिए, किसी का वो मत कीजिए। मतलब इनके समर्थक बने हैं, मतलब समर्थन दिए हैं कि ये आज भी उनके अभिलेख हमें यह बताइए 2400-2500 वर्ष पूर्व ऐसी ऐसी बातें लिख के गए हैं कि हम लोगों को आज भी समझ में मतलब कि एक प्रकार से प्रेरित करती है। ये हम समझते हैं। अब चीन के बारे में, ये चीन के बारे में छोटी सी जानकारियां दी गई है इस चीन के बारे में। चीन जो है मौर्य साम्राज्य से थोड़ा से पहले 2400 वर्ष पूर्व चीन के सम्राटों ने चीन के दीवार का बनाना शुरू किया। चीन के सम्राटों ने चीन दीवार को बनाना शुरू किया। इनका यह कारण था कि उत्तरी सीमा के पशुपालकों को रोका जाए, मतलब पशुपालकों को रोका जाए।
तो इनका क्या मतलब था कि जो उत्तरी सीमा के पशुपालक जो होते थे, वह जाकर उन पे आक्रमण और अटैक कर लेते थे चीन में। तब यहाँ के शासकों ने लगभग 2400 वर्ष पूर्व ये पहले मतलब कि अ, ये एक चीन की दीवार के रूप में बनाए। दीवार के रूप में ये लगभग कितना था, लगभग 6400 किलोमीटर तक, 64,400 किलोमीटर तक ये दीवारी बनाई गई, जिसमें से ये सड़क के नुमा बनाया गया था। सड़क के जैसे ऊपर में ऐसा लगता था जैसे सड़क जा रही है, रोड की तरह बनाई गई थी। इसमें लगभग इसमें 100 से 200 मीटर पे एक बुर्ज बनाया गया था। बुर्ज का मतलब ये होता था, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, तो यहाँ एक बनाया गया था। इस जगह जो होता था ऐसे होल रहता था, मतलब यहाँ से जो है दुश्मनों को देखने के लिए होता था। ये कितने में 100 या 200 मीटर पे 100-200 मीटर पे ऐसे बनाए गए थे। इसमें दुश्मनों को देखने के लिए बनाया गया था। इसमें संरक्षक जो होते थे, सैनिक जो होते थे, बैठते थे, देखने के लिए बनाया गया था। ये लगभग इनका मतलब बनाने का जो प्रोसेस था, इनका प्रोसेस जो चलता रहा, ये लगभग 2000 सालों तक चला। 2000 सालों तक चला, बताइए 2000 साल तक यह इनका बनने का प्रोसेस, मतलब लगातार काम चलता रहा कि कितने लोग, कितने राजाएं मरे होंगे, कितना सब था। 2000 साल तक ये चलता रहा, उसके बाद बना पाए हैं चीन की दीवार। आज भी वर्तमान में भी है चीन की दीवारें, और एक प्रकार से इनको सुरक्षा करती है, क्योंकि ये दिया है ना उत्तर सीमा के पशुपालकों के लिए, ये ऐसा करते थे। ठीक है, धन्यवाद।